Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video I'm going to review a book which is known as Cat's Eye and it has been written by Margaret Atwood. This book was also shortlisted for Governor General's Award and also shortlisted for 1989 Booker Prize. This book was published in 1989, in September 1989, and the author of this book, Margaret Atwood, is one of my favorite authors, and she was born on 1939, the year when the Second World War started. And this book is also deals with the settings of a setting of the starting of the World War, that is World War Second in 1939, and it leads till 1980s. This book deals with a young girl, Eileen Risley, who is a painter, who is non-painter. She has come to Toronto from Vancouver after a long while because her painting has got successful and she is there to attend a exhibition for her paintings, and she wants to meet a lady there, her childhood friends and tormentor Cordelia, who once haunted her, or she was also her best friend also, and she has been keep haunting her for 40 years, and she is hoping, Eileen is hoping that she may meet Cordelia there. She may meet her or may not meet her, that we will get to know after we read the novel. तो दोस्तों, अगर इस कहानी के राइटर की बात करें, मार्गरेट अटवुड की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका जन्म हुआ था 1939 में। उनके फादर एंटोमोलॉजिस्ट थे और वो एक राइटर के साथ रहती थी, ग्राहम ग्रीन नाम के राइटर के साथ। 2019 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से वो अपनी बेटी के साथ रह रही हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे नॉवल लिखे हैं, जैसे कि द एडिबल वुमन उनका पहला नॉवल था। उसके बाद सरफेसिंग लिखा था उन्होंने, एलिस ग्रेस भी लिखा था, हैंड्समेड्स टेल लिखा था, लाइफ बिफोर मैन लिखा था और एक्स एंड डेरेक्स लिखा था। और इसी के साथ जब उन्होंने हैंड्समेड्स टेल लिखा था, एक डिस्टोपियन नॉवल लिखा था, उसके बाद भी उन्होंने ये नॉवल लिखा था कैट्स आई 1989 में। और ये कहीं ना कहीं नॉवल जो है एक लड़की के बारे में डील करता है, एक लड़की जिसे कि टॉर्मेंट किया गया है उसकी बेस्ट फ्रेंड्स के द्वारा, जिनको वो बेस्ट फ्रेंड मानती है। हालांकि उसको टॉर्चर्ड एंड टॉर्मेंटेड किया गया था उसके चाइल्डहुड पे, जिसका कि उसका उस टॉर्चर का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं पूरी उम्र तक रहता है उसके साथ, जब तक ये कहानी खत्म नहीं होती है, तब तक जब वो 50 साल की, लगभग 50 साल की हो चुकी है, और उस टाइम तक भी वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उसके साथ देखा जाता है। लेकिन एंड में वो कहीं ना कहीं समझ आती है कि जिसने उनको टॉर्मेंट किया था वो कहीं ना कहीं खुद भी टॉर्चर्ड उतना ही हुए थे। बाद में हुए हों शायद वो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी उतना ही लोनली या उतना ही फ्राइटन फील किया होगा जितना कि उस टाइम पे एलिन ने किया था। तो ये कहीं ना कहीं उस स्टोरी को दिखाता है, जब एक बार क्या होता है कि कहते हैं कि जब कोई किसी को मारता है तो जो मारने वाला होता है उसकी सोल कहीं ना कहीं जिसने उसको मारा होता है उसके अंदर एंटर कर जाती है। तो कहीं ना कहीं उस थीम के साथ भी डील करता है नोवेल की। अगर आप किसी को टॉर्मेंट करोगे देन यू विल गेट टॉर्मेंटेड योरसेल्फ आल्सो बाय द सोल ऑफ दैट पर्सन whom you have tormented. ओके, सो ये कहीं ना कहीं उस बेसिक थीम के साथ डिस्कस करता है। बहुत ही कमाल का नॉवल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नॉवल को एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर मैं अभी इस नॉवल की जो है प्लॉट डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे हम अभी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस नॉवल की कहानी स्टार्ट होती है इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट के साथ, एलिन रिस्ले जिसका नाम है। वो टोरंटो में आई है, काफी सालों के बाद आई है वो, क्योंकि एक एग्जीबिशन रखा गया है उसकी आर्ट पेंटिंग्स को दिखाने के लिए। वो एक पेंटर है, एक नॉन पेंटर है, और उसकी पेंटिंग फेमस हुई थी जब उसकी एक पेंटिंग जो उसने बनाई थी वो किसी को पसंद नहीं आई थी और किसी ने उस पर स्याही फेंक दी थी। और उस टाइम पे माना जाता है कि अगर किसी पेंटर को हिट होना होता था तो कहीं ना कहीं वो किसी को अगर ना पसंद आए तो उस तरीके से वो ज्यादा हिट हो जाते थे वो पेंटर। तो इस तरीके से वो भी फेम में आई थी और इसी तरीके से एलिन रिस्ले को भी फेम मिली थी। और वो कहीं ना कहीं इससे एक्चुअली पता नहीं कि वो खुश थी या फिर ना खुश थी, वी डोंट नो अबाउट दैट। ओके, लेकिन जब वो टोरंटो में आती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी पास्ट मेमोरीज से दोबारा उसे याद आने जाती है, जिसको भी उसने भुला दिया है। उसके दिमाग में याद ही नहीं है कि उसने पास्ट के साथ क्या हुआ था। अब यहाँ से उसकी बचपन की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। साइमल्टेनियसली उसकी जो प्रेजेंट टाइम है उसके बारे में भी बीच बीच में राइटर बताती रहती है। तो कहीं ना कहीं दो नरेटिव जो है एक साथ चलते रहते हैं। हालांकि इस बुक को समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे
ठीक है। तो अब हमारी जो कहानी है वो उसकी पास्ट लाइफ पे चलेगी, जब वो बचपन में थी। जब वो बचपन में थी तो उसके जो फादर थे वो एंटोमोलॉजिस्ट थे, उनकी जो मदर थी वो इंडिपेंडेंट वुमन थी। ठीक है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ हर फादर, so they had to move on continuously between from one place to another. Okay. And she had also one brother who is known as Stephen. तो स्टीफन उसके ब्रदर का नाम था। वो वॉर से बड़ा ज्यादा इंटिमिडेटेड था, वॉर को बहुत ज्यादा पसंद करता था, और कहीं ना कहीं वो वॉर जो है वो खेलते रहते थे आपस में, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम भी चला हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं बड़ा फैसिनेटेड था स्टीफन उससे। और स्टीफन और उसकी बहन जो थी एलिन, वो दोनों जो है वो ऐसे खेलते रहते थे, और जो एलिन थी वो ज्यादातर स्टीफन के ऑर्डर ही फॉलो करती थी। ठीक है। अब वो कुछ समय के लिए टोरंटो में आए होते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, और जो एलिन है उसको अपने स्कूल में भेजा जाता है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल में। यहाँ पे उसके दो फ्रेंड्स बनते हैं, कैरल एंड ग्रेस। ठीक है। और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, कुछ समय के लिए वो फ्रेंड्स रहते हैं वहां पे, लेकिन उसके बाद फिर से जब समर वेकेशन होती हैं तो एलिन के फादर फिर मूव ऑन कर जाते हैं किसी नेक्स्ट प्लेस के लिए, और वहां पे वो कुछ समय के लिए रहते हैं। देन फिर वापस वो टोरंटो आ जाते हैं, अपने उसी जगह पे जहाँ पे वो रह रहे थे, जहाँ पे उनका घर था। और इस टाइम पे जब एलिन वापस आती है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की और वहां पे एक फैमिली शिफ्ट हुई है, जिस लड़की का नाम है कोर्डेलिया। ठीक है। कोर्डेलिया की दो और बहनें भी हैं, पर्डी और मर्डी। ठीक है। पर्डी और मर्डी समथिंग लाइक दैट। ओके। सो कोर्डेलिया जो है उनका ज्यादा रोल नहीं है इस कहानी में, हाँ कोर्डेलिया का ज्यादा रोल है। तो कोर्डेलिया जो है, कोर्डेलिया अब उन फ्रेंड्स के साथ जुड़ गई है, और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में एलिन को भी। अब जो एलिन है ना दोस्तों, इसका क्या है कि इसकी लड़कियों के साथ ज्यादा बनती नहीं है, क्योंकि ये लड़कियों के साथ ज्यादा रही नहीं है, तो इसे नहीं पता कि फेमिनिस्टिक एटीट्यूड क्या होता है, फेमिनिज्म में कैसे रहना होता है, लड़कियों का कैसे रहना होता है। क्योंकि वो अपने भाई के साथ ही ज्यादा रही है, उसके साथ ही ज्यादा खेली है, वो लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है, लेकिन लड़कियों के साथ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती है। और कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो वुमेन्स होती हैं, वो 3 वुमेन्स होती हैं, वो उसको सिखाती हैं कि एक औरत की तरह कैसे रहा जाता है, एक लड़की की तरह कैसे रहा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं टॉर्चर करती हैं उसको। ग्रेस उसको फोर्स करती है कि वो उसके साथ चर्च में भी चले, हालांकि वो पसंद करती है चर्च में जाना, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फोर्स भी किया जाता है। हालांकि उसके पेरेंट्स जो थे वो नहीं चाहते थे, एलियन के पेरेंट्स बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि बच्चों के ऊपर रिलीजन को नहीं सौंप देना चाहिए, बच्चे जब बड़े हो जाए तो वो खुद डिसाइड करें कि उन्हें रिलीजन को फॉलो करना है या नहीं करना है, या फिर इस रिलीजन को फॉलो करना है या दूसरे रिलीजन को फॉलो करना है। ठीक है। तो उसके फादर कहीं ना कहीं फ्रीडम वाली सोच रखते थे, और एलियन उसके साथ जाती है चर्च में, और वो लगातार जो है एलिन को, वो तीनों लड़कियां कोर्डेलिया, कैरल और ग्रेस, वो तीनों लड़कियां लगातार टॉर्चर करती हैं और टॉर्मेंट करती हैं एलिन को, कि तुम ये सही नहीं कर रही हो, ये सही कर रही हो। वो कभी उसको उसके आगे चलने के लिए बोलते हैं, कभी उसको पीछे चलने के लिए बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं उसको अपने ग्रुप में मिला तो लेते हैं, अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं उसको, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, जब वो स्कूल से आ रहे होते हैं तो वो बीच में एक रैविन जाती है, रैविन बगती है। ठीक है। और नदी सी बगती है, एक नाला सा ही है। ठीक है। छोटी सी नदी है एक, और उसके ऊपर एक वॉकिंग ब्रिज बना हुआ है। ठीक है। पुराना सा वॉकिंग ब्रिज बना हुआ है, और वहां उसी और साइड से जा रही होती हैं वो, और वो क्या करती है, वो स्नो में खेलना शुरू कर देती है, वो चारों बच्चियां। और तभी क्या होता है, कोर्डेलिया गिर जाती है और सभी बड़ा हंसते हैं, और बाकियों का था खैर उसको उसपे कुछ असर नहीं होता, लेकिन उसे ये बड़ा गुस्सा लगता है कि एलिन क्यों मुझ पे हंस रही है। तो उससे पूछती है, तो मुझे हंस रही हो। अब एलिन में एक वो भी प्रॉब्लम है कि वो झूठ नहीं बोलती, वो जो फील करती है वो बोल देती है, बोलती हाँ मैं हंस रही थी तुम पे। ठीक है। और वो क्या करती है, वो उसकी हेड उठाती है, वो उस रेविन में फेंक देती है। ठीक है। उस छोटी सी नदी जो है वो उसमें फेंक देती है, नाले से में। ठीक है। अब क्या होता है, अब वो उसे बोलती है जाओ तुम अपनी हैट लेके आओ। अब हैट लेके तो नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि स्नो थी, शाम का समय था, तो रिस्की था, वो एक्चुअली अंधेरा भी हो चुका था, और ऐसा माना जाता था कि वहां पे बुरे मेंस आते हैं, नशेड़ी भी टाइप आते हैं, और ऐसा माना जाता था कि आसपास भूत भी होते हैं वहां पे, है ना, गोस्ट भी घूमते रहते हैं उधर पे। तो उस जगह पे रात को जाना, इस टाइम पे जाना सही नहीं था, लेकिन वो उसको फोर्स करती है कि वो नीचे जाए। जब वो नीचे जाती है तो वो उसको छोड़ के वहां से चली जाती है। अब वो वहां पे गिर जाती है, उसका पाँव स्नो के बीच फंस जाता है, वहां पे गिर जाती है, और वो शी फील्स वेरी टायर्ड, बोन टायर्ड फील कर रही थी वो, और वो उठ नहीं पा रही थी, और उसे लगे लग रहा था कि वो अभी यहाँ पे ही उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। लेकिन तभी उसे वर्जिन मैरी दिखाई देती है। वर्जिन मैरी का उसको जो कॉन्सेप्ट था वो ग्रेस के साथ जब वो चर्च में गई थी तब उसे पता चला था। जब उसे वर्जिन मैरी दिखाई देती है, वो उसको कहती है कि तुम बाहर आओ, तो उसे लगता है कि वर्जिन मैरी उसे बाहर लेके आई है, और वही उसको घर तक छोड़ आई है, जब तक कि उसकी माँ उसको मिल ना गई हो। ठीक है। इस तरीके से वो घर पहुंच जाती है। उस जो सीन था उसका इतना इम्पैक्ट था ग्रेस की एलिन की लाइफ पे, कि वो सारी उम्र उसको कहीं ना कहीं टॉर्मेंट करता रहता है।
कुछ समय बाद ग्रेस और कैरल वो जगह छोड़ के चली जाती हैं, और जब वो वहां से आ जाती है ना, उस स्नो से निकल के उस ब्रिज को क्रॉस करके घर पहुंच जाती है, तब उसके बाद वो उनके साथ ज्यादा बात करना छोड़ देती है और उसे पता चल जाता है कि दे आर नॉट हर रियल फ्रेंड्स। ठीक है, अब वो हाई स्कूल में चली गई है कुछ टाइम पे बाद। दो लड़कियां अलग स्कूल में चली जाती हैं, कोर्डेलिया भी किसी अलग स्कूल में चली जाती है, लेकिन वहां से उसको निकाल दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, और वो वापस एलिन के साथ आ जाती है, उसकी फ्रेंड बन जाती है। कुछ समय तक वो स्कूल में साथ में रहते हैं, और इस टाइम पे जो दोनों का रोल है वो रिवर्स हो गया है। अब कहीं ना कहीं एलिन उसको डोमिनेट करती है, उसको टॉर्मेंट करती है, ठीक है, उसको टोंट करती रहती है बार बार पे। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, उनका समय गुजर जाता है। हालांकि वो दे वर कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड माना जाता था, तीनों को दिखाने के लिए वो बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, अब कुछ समय के बाद एलिन पास हो जाती है और वो चली जाती है आर्ट स्कूल में, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी ले लेती है वो, एंड बायोलॉजी नहीं लेना चाहिए क्योंकि शुरू में वो बायोलॉजी लेना चाहती थी, और वो पेरेंट्स को बोलती है कि मैं आर्ट्स में जाऊंगी। ठीक है, और वो आर्ट और आर्कियोलॉजी ले लेती है। और दूसरी ओर जो कोर्डेलिया है वो एक बार फिर फेल हो जाती है, वो कहीं ना कहीं पास नहीं कर पाती है, लेकिन फिर वो प्राइवेट स्कूल में चली जाती है, और बहुत सालों के बाद वो मिलते हैं जब उसे पता चलता है कि कोर्डेलिया ने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है, वो अभी एक शेक्सपियरियन सोसाइटी में काम कर रही है एज एन एक्टर, और वो बहुत ही छोटा सा रोल करती है, उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा रोल है नहीं है उसका। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो एलिन है उसके दो साइमल्टेनियसली अफेयर चले हुए हैं, एक उसके टीचर के साथ जो कि मिस्टर हार्विक है, एंड देन एक जॉन के साथ जो कि उसका उसका क्लासमेट है। ठीक है, पेंटिंग्स में। ठीक है, तो पेंटर कहते हैं वो अपने आप को। दोनों मूव इन कर जाते हैं, साथ में रहते हैं। कुछ समय के बाद अब एक और बात अंडरस्टैंडिंग नोट करने वाली है कि जो मिस्टर हार्विक के जो टीचर है उसका भी दो लड़कियों के साथ एक टाइम पे अफेयर चला हुआ है, और दूसरी लड़की का नाम है शशि, और वो भी एलिन की क्लासमेट है। तो दोनों के साथ एक टाइम पे अफेयर चला हुआ है। हालांकि एलिन को पता है कि उसका अफेयर शशि के साथ भी है, लेकिन मिस्टर हार्विक को नहीं पता है कि उसका अफेयर जॉन के साथ भी चल रहा है। ठीक है, और जॉन को भी नहीं पता कि एलिन दो अफेयर एक टाइम पे चले हुए एलिन के। ठीक है, कुछ समय के बाद शशि छोड़ देती है मिस्टर हार्विक को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो अपनी प्रेगनेंसी को जो है फोर्सफुली उसको तोड़ना शुरू करती है, मतलब फोर्सफुली अबॉर्ट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से बचती है वो। ठीक है, और वो मिस्टर हार्विक से बात नहीं करना चाहती है क्योंकि वो अवॉइड कर रहा था काफी लंबे समय से उसको। ठीक है, और दूसरी ओर उस टाइम पे हमें जो वुमेन की कंडीशंस थी वो भी कहीं ना कहीं इस नॉवल में बताई गई है कि उस टाइम पे अबॉर्शन अलाउड नहीं थी। ठीक है, जो अनमैरिड वुमेन थी उस टाइम पे। ठीक है, और वो बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं किया जाता था। ओके, दूसरी एंड हमें पता चलता है कि मिस्टर हार्विक कुछ समय के बाद वो वहां से छोड़ के चले थे, क्योंकि एलिन भी उसको अवॉइड कर रही थी। जब से ये शशि वाला अफेयर हुआ था ना, उसके बाद एलिन ने भी उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जॉन और जो हमारी पेंटर है एलिन रिस्ले, वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। एलिन भी कुछ समय के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी बच्ची होती है, और वो दोनों जो है शादी कर लेते हैं, जो एलिन और जॉन। ठीक है, कुछ समय तक साथ रहने के बाद उन्हें लगता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेटल नहीं रह सकते हैं, और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। ठीक है, एलिन अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है, सारा है जिसका नाम। ठीक है, और वो वैंकूवर में रहती है, यहाँ पे उसको एक और बंदा मिलता है जिसका नाम होता है बेन। फिर वो बेन से शादी कर लेती है। बेन एक अच्छा सिंपल सादा बंदा है, और वो बेन से शादी कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ तक हमें पता चलता है कि नोवेल बड़ा स्मूथ चला हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि कोर्डेलिया जो है वो एलिन को एक दिन फोन करती है, और वो उसे बोलती है कि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल से निकाल ले। उसके पेरेंट्स ने उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया था, क्योंकि एलिन ने जो है स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, और उसने कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। एलिन उससे मिलने तो जाती है, लेकिन वो उसको वहां से बचाने के लिए मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं बचाऊंगी। ठीक है, वो मना कर देती है उसे बचाने से, और एलिन कोर्डेलिया बोलती है कि वो कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही देगी यहाँ से निकलने का, वो उसकी मदद करे या ना करे। ओके, और उस टाइम पे एलिन उसको वहां से छोड़ के आती है, लेकिन कुछ समय के बाद एलिन को कहीं ना कहीं बोलता है कि उसे मन में कुछ आता है, ऐसे ना बुरा लगता है, तो वो उसको एक लेटर लिखती है जो कि वापस आ जाता है, और उसे पता चलता है कि एलिन अब वहां पे कोर्डेलिया वहां पे नहीं रहती है, और वो वहां से भाग चुकी है। एलिन को लगता है कि उसने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया होगा वहां से भागने का। ठीक है, अब एलिन जो है अब हमारे प्रेजेंट स्टेट में आ जाता है नोबल। एलिन एग्जीबिशन को वहां पे अटेंड करने के लिए आई हुई है, उसके कुछ फ्रेंड्स उसको वहां पे रोक के रखे हैं, बहुत से लोग उससे मिलने आ रहे हैं, और एक लड़की वहां पे आती है, यंग वुमेन आती है वहां पे, और वो उसे बोलती है कि वो उसकी जो फर्स्ट पेंटिंग थी ना फीमेल के ऊपर थी, जो और जो मिसिस स्मिथ की जो फोटो थी, ग्रीस की जो माँ थी, उसके ऊपर बनाई थी उन्होंने कुछ पेंटिंग, वो उसे बड़ी पसंद आई थी, वो शी लव दैट पेंटिंग। ओके,
अब वो जो पेंटिंग सारी उसने बनाई थी एलीन ने, वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जो जाहिर था, उसका बचपन के से जो उसको टॉर्मेंट किया गया था, उसका जो गुस्सा था उसको कहीं ना कहीं उसने पेपर पे उतारने की कोशिश करी थी। उसका उसकी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। और आज जो एलीन है वो ऐसी पेंटिंग कभी भी नहीं करती। तो कहीं ना कहीं वो जो वुमन उसकी पेंटिंग को पसंद कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं फ्रेशियस फेमिनिज्म काइंड ऑफ वुमेन होगी, वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मल काइंड ऑफ वुमेन नहीं होगी। ठीक है, अब हमें पता चलता है कि जॉन भी वहां पे है, जॉन भी उसे मिला हुआ है, क्योंकि जॉन तो ऑलरेडी वहीं पे रहता है ना। अब दोनों को लगता है कि दोनों ने गलत किया था, और जॉन अभी काफी चेंज हो चुका है, जॉन हैज चेंज्ड अ लॉट। उसकी जो सेकंड वाइफ थी उसने भी जॉन को छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जॉन में ही कोई कमी है, वो ही रिलेशनशिप में सेटल्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एलिन का तो सेकंड रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब वो दोनों वहां पे स्टूडियो में जाते हैं, वहां पे दे इंटीमेट वंस अगेन एंड दे हैड सेक्स। और एलिन को लगता है कि उसने बेन के साथ कोई भी गलती नहीं की, कोई भी धोखा नहीं किया उसके साथ, क्योंकि उसने जो पुराना हिसाब किताब था अपने हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं उसको चुकता किया है। वो लास्ट टाइम था, वो जो हम गुड बाय कहते हैं ना एक को, कि हम इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो दैट काइंड ऑफ सेक्स था वो। ठीक है, वो उसमें कोई भी नेचुरल नहीं था। ओके, ऐसा ही जब वो सेपरेट हुए थे उसके पहले भी उन्होंने बहुत ही वाइल्ड काइंड ऑफ सेक्स किया था, जो कि एक दूसरे पे गुस्सा उतारने के लिए था। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, अब जो प्रेजेंट नोवेल है, हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, अब जो वो एग्जीबिशन को अटेंड करने आई है वहां पे कोर्डेलिया, वो कहीं ना कहीं सॉरी एलिन, वो कोर्डेलिया को मिस कर रही है। उसे लगता है कि कोर्डेलिया उससे मिलने जरूर आएगी, लेकिन कोर्डेलिया वहां पे नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे नोवेल की एंडिंग है। लेकिन इसके पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं मेंशन करना भूल गया। कोर्डेलिया के भाई की डेथ हो जाती है वॉर में। ठीक है, टेररिस्ट उसे पकड़ लेते हैं और वो उसको नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, प्लेन से नीचे फेंकने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, और दूसरी ओर एलिन के फादर की भी कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है। मदर भी कुछ समय तक सरवाइव करती है, 1 साल के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। कुछ समय तक वो मदर के साथ रहती है, और मदर उसको बोलती है कि चलो हम घर की सफाई कर लेते हैं एक दिन पे, ताकि तुम्हें बाद में जब मैं ना रहूं तो फिर तुम्हें जो है ज्यादा ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, और वो क्या करती है, वो फिर बीच में उसे बोलती है कि तुम्हें उन तीनों लड़कियों ने बहुत ज्यादा तंग किया था, पुरानी बातें करती हैं वो। फिर उसका लाल पर्स मिल जाता है एलिन का, और उसमें एक मार्बल रखा होता है, कैट्स आई मार्बल रखा होता है, जो कि कैट आई जैसा मार्बल होता है। एक होता है ना कंचा होता है, कि बिल्कुल व्हाइट सा कंचा होता है, आई जैसा, है ना, जो बच्चों को बड़ा पसंद होता है, वो भी एलिन को भी बड़ा पसंद था वो। ठीक है, तो उसके बीच में जब देखिए तो उसको अपना सारा बचपन जिसको वो भूल गई थी, वो कहीं ना कहीं उसको सारा बचपन याद आ जाता है। एलिन की माँ बात करती है कि उसके भाई को भी मार्बल रखने का बड़ा शौक था। एलिन भी बोलती है कि हाँ, उसका भाई बहुत ज्यादा मार्बल इकट्ठे करता था, लेकिन एक ये कैट्स आई मार्बल है, ये मेरा मार्बल है, ये मेरा फेवरेट है, और मेरी लाइफ कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखाई देती है। क्योंकि उस मार्बल को देखने के बाद वो उसको पूरी लाइफ अपनी याद आ जाती है, जो भी उसने स्पेंड किया था, जिसको वो भूल गई होती है। ठीक है, जब भूलना चाह रही होती है। और एंडिंग जो उस नॉवल की होती है, तब वो एग्जीबिशन पे कोर्डेलिया का वेट कर रही थी। उसे लगता था कि कोर्डेलिया उसका एग्जीबिशन अटेंड करने जरूर आएगी, लेकिन कोर्डेलिया वहां पे नहीं आती है। और लास्ट में वो टोरंटो से वैंकूवर वापस जा रही होती है, प्लेन में वो बैठी होती है, 2 ओल्ड लेडीज उसके साथ बैठी होती हैं, आपस में बातें कर रही थी। वो उनकी पहली ट्रिप थी, वो उन्होंने बहुत समय से लंबे समय से सेव करके रखा था इसी ट्रिप के लिए, और वो उस ट्रिप को पूरा एंजॉय कर रही थी। और एलिन को वहां पे याद आता है कि अगर कोर्डेलिया और वो दोस्त होती तो वो भी ऐसे ही बातें कर रही होती, क्योंकि उसने कोर्डेलिया को कभी भी अपना दोस्त बनने का मौका दिया ही नहीं। और अब उसे कहीं ना कहीं उसको लगता है, अपने ख्यालों में वो उसी ब्रिज के ऊपर पहुंच जाती है जहां पे उसको कोर्डेलिया दिखती है, और वो कोर्डेलिया को बोलती है कि अब तुम घर जा सकती हो। और उसे लगता है कि उसे कोर्डेलिया को माफ कर देना चाहिए था, क्योंकि कोर्डेलिया ने भी उस रात उतना ही लोनली और उतना ही टॉर्मेंटेड फील किया होगा जितना कि एलिन ने किया था। और इसी के साथ हमारा जो नोवेल है वो खत्म हो जाता है। नोवेल में कहीं ना कहीं राइटर ने ये चाइल्ड जो क्वेरलिटीज है उसको शो करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं देखा है कि हमें लोगों को जब तक हमारे पास मौका है हमें माफ कर देना चाहिए, कि हो सकता है हमें वो मौका दोबारा ना मिले, जैसे कि एलिन को नहीं मिला था कोर्डेलिया को माफ करने का मौका, हालांकि कोर्डेलिया ने बहुत चांसेस दिए थे उसको। तो दोस्तों, आई गेस आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी जो हमारी है यहीं पे समाप्त हो जाती है।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह के रिव्यूज आपको हमारे चैनल पे मिलते ही रहते हैं। नए वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।